लेखा शास्त्र की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन लेखा शास्त्र में भाग 2 वित्तीय विवरण के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। इसमें आपको मैंने पूर्ववर्ती व्ययों के चालू उपार्जित आय क्या है, इसमें डूबन ऋण, देनदार, क्रेडिट कैसे की जाती है, व्यापार में संदिग्ध ऋणों के आयोजन क्यों किए जाते हैं, मतलब जो आप निर्धारित करने के पहले संभवित हानि की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अंतिम खाते, मतलब जो अंतिम खाते बनाते हैं, मतलब खाते बनाते समय व्यापारी द्वारा संदिग्ध ऋणों का प्रावधान मतलब कर लिया जाता है, मतलब संदिग्ध तौर पर ऋण कैसे लेना है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं बेटा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे मतलब समायोजन क्या है, समायोजन से क्या आशय है। छोटे छोटे प्रश्नों के छोटे छोटे मतलब वाक्यों, मतलब जो आप प्रश्न है बेटा परीक्षा की दृष्टि से, समायोजन क्या है। समायोजन का अर्थ व्यवस्थित करने से एक अवधि में छूटे हुए व्यापारों को लिखने, अपूर्ण लेखों को पूर्ण करना, असंबंधित व्यवहारों को अलग अलग करना, त्रुटियों का सुधार करना ही समायोजन कहलाता है। तो आज अपन लेखा शास्त्र की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे समायोजन। तो समायोजन के लिए समायोजन से आशय व अर्थ। समायोजन का अर्थ होता है व्यवस्थित करने से होता है, मतलब जो समायोजन का अर्थ है उससे व्यवस्थित करने से है एक समय अवधि में व्यवहारों को लिखना, मतलब एक समय अवधि में व्यवहारों को लिखने के लिए, मतलब जो व्यवहार है उनको लिखने के लिए अपूर्ण लेखों का पूर्ण करना और संबंधित व्यवहारों को अलग करके त्रुटियों में सुधार करना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। मतलब जो लेखों में गलतियां हैं उनको अलग अलग उसमें सुधार करना, त्रुटियों को सुधार करना। त्रुटि मतलब गलतियां। अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार व्यवहारों को व्यवस्थित करने हेतु नकल विशेष की जाती है। इस प्रवृत्ति को ही समायोजन प्रवृत्तियां कहलाती हैं। तो समायोजन प्रवृत्तियां क्या कहलाती हैं, व्यवहारों को व्यवस्थित करने हेतु नकल विशेष में की जाने वाली प्रवृत्तियां ही जो होती हैं, प्रवृत्तियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, समायोजन, मतलब की जाने वाली जो मतलब प्रविष्टियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, समायोजन कहलाती हैं, प्रविष्टियां। ठीक है। उसके बाद होता है बेटा समायोजन का क्या उद्देश्य है, मतलब उसको समायोजन के क्या उद्देश्य है। तो समायोजन के उद्देश्य, समायोजन के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है लेखा पुस्तक में होने वाली त्रुटियों का सुधार। तो समस्त अर्जित किंतु अप्राप्त आय, मतलब जो समायोजन है उसमें जो समस्त अर्जित आय होती है और अप्राप्त आय होती है, अग्रिम आय, आदत्य, पूर्वत्य व्यय को अंतिम खातों में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। मतलब जो उसकी अग्रिम आय है, आदत है, पूर्वदत्त है, जो व्यय है, जो अंतिम खातों में उसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और विभिन्न आवश्यक संचितियों का निर्माण करना, अस्थायी संपत्तियों को हास की व्यवस्था करना, उन्हें वास्तविक मूल्य पर व्यवस्थित, मतलब जो उनकी वास्तविक मूल्य पर उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, मतलब जो उनकी पूरी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए वास्तविक लाभ हानि आर्थिक स्थिति का सही सही चित्र को प्रस्तुत किया जाना। तो ये क्या है, समायोजन के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले समायोजन का लेखा पुस्तकों में होने वाली त्रुटियों का सुधार करना, मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा छोटा एक प्रश्न है, समायोजन का क्या उद्देश्य है। तो पहला है लेखा पुस्तकों में लिखे वाली त्रुटियों का सुधार करना, समस्त अर्जित अप्राप्त अग्रिम पूर्वदत्त व्ययों को शामिल करना और विभिन्न आवश्यक संचितियों का मूल्य करना, अस्थायी संपत्तियों के हास की व्यवस्था और उसमें वास्तविक मूल्य को प्रदर्शित करना। फिर सभी आवश्यक पूर्ण वास्तविक लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का
सही चित्रण कर। ये अपन ने समायोजन के उद्देश्य पढ़े। उसके बाद व्यापार की सही आर्थिक स्थिति बताता है। तो जो व्यापार की सही आर्थिक स्थिति बताता है, आदत व्यय से क्या आशय है, अतः जो आदत व्यय है वो क्या है। आदत व्यय से आशय ऐसे समस्त जिनकी सेवाएं लेखांकन वर्ष की अवधि से प्राप्त हैं परंतु उनका भुगतान अभी तक नहीं किया जाता, उसे आदत व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? आदत व्यय। उसे आदत व्यय कहते हैं। ये व्यय आदत व्यय कहलाते हैं। जैसे मजदूरी, वेतन, किराया, है ना, आदि का बाकी रहना, ये सब क्या कहलाते हैं? व्यवसाय के लिए दायित्व होते हैं। तो ये हो गए आदत व्यय। ये व्यापार की सही आर्थिक स्थिति बताता है, आदत व्यय। फिर है पूर्वदत्त व्यय। क्या होता है पूर्वदत्त व्यय? व्यय में कभी कभी किसी मतलब जो व्यय होते हैं व्यापार में, कभी कभी किसी व्यय का अधिक मात्रा में भुगतान कर दिया जाता है। ये पूर्वदत्त मतलब पहले से जो व्यय किए जाते हैं, ऐसे व्ययों की राशि चालू वित्तीय वर्ष में के साथ साथ आगामी वर्ष की कुछ अवधि के लिए भी पर्याप्त होते हैं। अतः भुगतान में की गई व्यय की राशि के संबंध में आगामी वर्ष में रहता है। यह राशि पूर्वदत्त व्यय कहलाती है। चालू वर्ष में चुकाए गए ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं। तो ये पूर्वदत्त व्यय हो गया। पहले आपने पढ़ा आदत व्यय क्या होते हैं। आदत मतलब अवधि के प्राप्त में मतलब प्राप्त कर ली गई है परंतु उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया, वो पहले के मतलब आदत व्यय कहलाते हैं। जैसे मजदूरी, वेतन, किराया। और उसके बाद है पूर्वदत्त व्यय, जो व्यापार में कभी कभी किसी व्यय का अधिक मात्रा में भुगतान कर दिया जाता है और चालू राशि के साथ साथ आगामी वर्ष की कुछ अवधि के लिए पर्याप्त मतलब होती है। इससे भुगतान की गई व्यय की राशि के संबंध में मतलब आगामी वर्ष में इसे पूर्वदत्त व्यय कहलाती है। और चालू वर्ष में से क्या करते हैं? चुकाए गए ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? आदत व्यय और पूर्वदत्त व्यय। फिर व्यापार की सही स्थिति मतलब जो व्यापार की सही स्थिति होती है उसके लिए वह ऐसे पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। इस प्रकार के व्ययों को हम असमाप्त व्यय भी कहते हैं। यह व्यय निम्न होते हैं, जैसे बीमा प्रीमियम, विज्ञापन मतलब जो असमाप्त व्यय भी कहते हैं, जिसमें क्या क्या आएगा? बीमा, प्रीमियम, विज्ञापन और विज्ञापन का किराया आदि। उसके बाद है उपार्जित आय। किसे कहते हैं? उपार्जित आय मतलब वह आय होती है जिसमें लेखा अवधि में सेवा दी जाती है किंतु इसकी प्राप्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुआ। इस प्रकार के आय को उपार्जित आय कहते हैं। अतः लेखा वर्ष की अवधि के व्यवसाय में उपार्जित आय, इसका भुगतान वित्तीय विवरण की तिथि पर क्या होते हैं? समाप्त, तब जो उसका वित्तीय विवरण होता है बनाने की तिथि में प्राप्त नहीं हुआ। तो व्यवसाय के द्वारा उपार्जित आय जिसका भुगतान वित्तीय। फिर उपार्जित आय को लाभ हानि के समकलन पक्ष में आय की राशि से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जो उपार्जित आय होती है वह लाभ हानि में खाता जो होता है उसके समकलन पक्ष में आय की राशि में क्या किया जाता है? इसे जोड़ा जाता है। चिट्ठे में उपार्जित आय का लेखा संपत्ति पक्ष में किया जाता है। जो चिट्ठा होता है ना, चिट्ठे को बैलेंस, उसमें आप इसके कहाँ लिखोगे? संपत्ति पक्ष में लिखोगे। अगर उपार्जित आय तलपट में दिया जाए तो इसका लेखा केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में किया जाएगा। जो उपार्जित आय है अगर तलपट में दिया है, उपार्जित आय अगर तलपट में दी है तो केवल इसका चिट्ठे की संपत्ति में क्या किया जाएगा? लिखा, इसको चिट्ठे की संपत्ति के मतलब पक्ष में लिखा जाएगा। तो ये हो गया उपार्जित आय। अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय से आशय
ऐसी आय होती है जिससे सेवा, ऐसी आय मतलब जिसकी सेवाएं दी तो नहीं गई परंतु भुगतान अग्रिम में ही प्राप्त हो गया, तो यह चालू वर्ष की आय नहीं होती। मतलब इसे लाभ हानि से संबंधित मदों से क्या कर दिया जाता है, घटा देना चाहिए। और चिट्ठे में दायित्व पक्ष में इसे क्या करते हैं, लिखना होता है। इसे निम्न बिंदुओं द्वारा भी समझा जा सकता है। तो अनुपार्जित आय एक व्यक्ति खाता, मतलब जो अनुपार्जित आय है वह एक व्यक्ति का क्या है, खाता है। दूसरा हो गया बेटा अंतिम खाता बनाते समय, इसमें लाभ हानि खाते में, मतलब जो अंतिम खाता है उसको बनाते समय उसे लाभ हानि खाते में संकलन समाकलन पक्ष में क्या करेंगे, इसको संबंधित मदों को क्या करेंगे, इसमें घटा संबंधित मदों से इसे घटा देना चाहिए, क्योंकि ये चालू वर्ष से संबंधित नहीं है। अनुपार्जित आय का चिट्ठा दायित्व पक्ष में क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। फिर तीसरा है अनुपार्जित आय को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं। यदि अनुपार्जित आय चिट्ठे के प्रदर्शित है तो इसे केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। फिर है मूल्यह्रास से आशय। तो मूल्यह्रास क्या होता है, मतलब अपन कोई भी संपत्ति है, कोई भी मशीनरी है, भवन है, उसमें टूट फूट हो गई, वो हो गया, गिरावट हो गई, मतलब तो उसके लिए मूल्यह्रास। स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग, गिरावट और टूट फूट, मतलब जो स्थायी संपत्ति होती है, स्थायी संपत्ति जिसमें भूमि, भवन, मशीनरी और फर्नीचर, ये सब आपकी स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। तो इसके निरंतर गिरावट, मतलब आपको बता दूं कि जब कोई मशीन लेते हैं अपन या कोई भवन है या उपकरण है तो उनमें धीरे धीरे घिसावट होती है, टूट फूट होती है ना, उनमें मतलब रिपेयरिंग की भी आवश्यकता होती है। तो गिरावट, टूट फूट तथा प्राकृतिक प्रभावों के कारण, मान लीजिए भवन भूकंप आया, टूट गया, तो प्राकृतिक प्रभावों के कारण लेखांकन वर्ष के अंत में उसे मूल्य में हुई कमी, मतलब उस वस्तु की मूल्य में जो कमी हो गई उसे क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्य व्यापार का एक आवश्यक व्यय माना जाता है, मतलब जो मूल्य है वो व्यापार का एक आवश्यक माना जाता है। एक निश्चित आयगत हानि है। अलग अलग संपत्तियों पर ह्रास दर में भिन्न भिन्न हो जाती है। ह्रास की राशि लाभ हानि खाते पक्ष में, विकलन पक्ष में लिखी जाती है तथा चिट्ठे में संबंधित मतलब जो संपत्ति को घटा दिया जाता है। यदि हाथ में राशि तलपट में है तो उसे उपस्थित केवल लाभ हानि खाते के, जो लाभ हानि खाता है, मतलब जो चिट्ठी से संबंधित संपत्तियों में, मतलब क्या करते हैं, उसको हाथ से घटाकर दिखाया जाता है और इसे फिर इस राशि को तलपट में उपस्थित है तो केवल इसे लाभ हानि खाते में विकलन पक्ष में लिखा जाता है। चिट्ठे में इसे संपत्ति से घटाकर नहीं लिखा जाता, मतलब अगर चिट्ठा बना रहे हैं आप तो इसे संपत्ति से घटाकर नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मूल्यह्रास। आज आपने आज मैंने आपको समायोजन में समायोजन के क्या अर्थ हैं, क्या आशय है, समायोजन का क्या उद्देश्य है, अदत्त व्यय से क्या आप समझते हो, पूर्वदत्त व्यय क्या है ना, उपार्जित आय क्या है। उपार्जित आय से आय को समझाइए तो उपार्जित आय को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है ना। इसे अनुपार्जित आय को प्रदर्शित करते चिट्ठे के पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा मूल्यह्रास क्या है। तो मूल्यह्रास मतलब स्थायी संपत्तियों में निरंतर जो गिरावट आता है, टूट फूट होती है प्राकृतिक प्रभाव से लेखांकन में, इसे क्या कहते हैं, मूल्यों में हुई कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। और यह व्यापार के लिए आवश्यक व्यय है और इसको एक निश्चित आयगत, मतलब ये एक निश्चित आयगत क्या है, हानि है। और
ह्रास की दर भिन्न भिन्न हो सकती है। ह्रास की राशि कहाँ लिखते हैं,